नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एलईडी बल्ब का प्रयोग कर बचाए बिजली। समाजवाद को लेकर योगी ने सपा पर कसा तंज। और निजीकरण के विरोध में हड़ताल पर रहे बैंक कर्मचारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय मेयर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने हर घर हर गली में एलईडी बल्ब इस्तेमाल करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा करके बिजली के बिल को कम किया जा सकता है। क्या आप तय कर सकते हैं कि मेरे नगर में एक भी गली, एक भी खंभा ऐसा नहीं होगा जिस पर एलईडी बल्ब ना लगा हो? आप देखिए, नगर पालिका के, महानगर पालिका के बिजली का बिल एकदम से कम हो जाएगा और रोशनी बदलेगी, वो तो अलग। अब ये बड़ा अभियान के लिए करना चाहिए कि ये काम मुझे 2 महीने 3 महीने में पूरा करना है। एक भी बल्ब ऐसा नहीं होगा जो एलईडी बल्ब ना हो। उसी प्रकार से आप अपने मतदाताओं को, अपने नगर के नागरिकों को, उनको खुश करने के लिए भी एक काम कर सकते हैं। हर घर में एलईडी बल्ब हो। मध्यम वर्ग परिवार के घर में अगर एलईडी बल्ब से लाइट चलेगा तो उसका बिजली का बिल 200, 500, 1000, 2000 कम आएगा। मध्यम वर्ग के पैसे बच जाएंगे। ये प्रयास हम लोगों को करना चाहिए और ये सारा के लिए नई योजनाएं उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निशाने पर समाजवाद रहा। मुख्यमंत्री विधानसभा में बोल रहे थे। उन्होंने कई उदाहरण देकर समाजवाद की अलग तरीके से व्याख्या की। उन्होंने सपा के समाजवाद को अंधविश्वास बताया। डॉक्टर लोहिया ने एक बात कही थी, एक सच्चा समाजवादी संपत्ति और संतति दोनों से हमेशा दूर रहेगा। और मुझे लगता है कि आप अपने नेतृत्व को अगर देखे होते और इसीलिए मैं उसी पे आ रहा हूं। देखिए, संपत्ति और संपत्ति से समाजवादी को दूर रहना चाहिए, वही समाजवादी है। आप हो सकते हैं, लेकिन आपकी पार्टी क्या कर रही है? एक दूसरा, देखिए, स्वर्गीय चंद्रशेखर जी ने अपने रहते अपने पुत्रों को और अपने परिवार को कभी राजनीति में नहीं सक्रिय होने दिया था। परिवार के लिए कोई जगह नहीं थी। आप चंद्रशेखर जी के शिष्य हैं, कोई हमें इसमें संदेह नहीं। राजनीति में उन्होंने कुछ मानक गढ़े थे। आज चंद्रशेखर जी के पुत्र हमारे साथ में हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं, देखिए, आचार्य रजनीश एक बहुत अच्छे आधुनिक चर्चित दार्शनिक थे। उन्होंने एक बात कही थी कि समाजवाद, जो नया समाजवाद है, उन्होंने कहा था समाजवाद अमीरों को गरीब बनाता है, गरीबों को गुलाम बनाता है, बुद्धिजीवियों को बेवकूफ बनाता है, केवल अपने स्वार्थ के लिए अपने नेताओं को शक्तिशाली बनाता है। आज के युग का जो सबसे बड़ा अंधविश्वास है वह समाजवाद है और इसके कई बहुरूपिया ब्रांड है। बहुरूपिया ब्रांड, परिवारवादी समाजवाद, माफियावादी समाजवाद, अराजकतावादी समाजवाद, दंगावादी समाजवाद, आतंकवादी समाजवाद। अब ये सभी जो बहुरूपीय ब्रांड हैं, प्रदेश की जनता भी अब इस चीज को मानने लग गई है कि समाजवाद एक रेड अलर्ट है और इस रेड अलर्ट से अब मुक्ति मिलनी ही चाहिए। निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। हड़ताल का नेतृत्व यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन कर रही है। आज चेक क्लियर नहीं हो पाए। वित्त मंत्री होश में आओ, वित्त मंत्री होश में आओ। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर दूसरे दिन भी बैंक कर्मी हड़ताल पर रहे। बैंकों की इस हड़ताल से करोड़ों के लेन देन अटक गए हैं।
तो वहीं चेक भी क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। जब सरकार का मौका लगती है एक एक करके किसी को भी दांव पर लगा देती है। जैसे बकरे कटते हैं ना ईद पे, एक एक करके बकरा कटता है पता नहीं लगता। इस तरीके से सरकार बैंकों का निजीकरण कर रही है, प्राइवेट हाथों से छीन करके और जनता को, सरमाएदारों को दे रही है। जो पब्लिक का पैसा है वो सरमाएदार अपनी नीतियों के लिए, अपने लिए, अपना बिजनेस चलाने के लिए यूज करेंगे। ना किसी बच्चे को लोन मिलेगा, ना किसी किसान को लोन मिलेगा, ना तुम्हारे भाइयों को नौकरी मिलेगी। हम नौकरी में है, ठीक है, हमारी नौकरी सुरक्षित है, लेकिन आपको नहीं मिलेगी। हालांकि इस दौरान ऑनलाइन बैंकिंग पर प्रभाव नहीं पड़ा। वहीं सप्ताह के आखिरी दिन में एटीएम में कैश पर्याप्त रहे, इसकी व्यवस्था भी बैंकों ने की है। बैंक कर्मी निजीकरण और प्रतिगामी बैंकिंग सुधार के साथ बैंकिंग कानून 2021 को वापस लेने की भी मांग कर रहे हैं। और 2 दिन की तनख्वाह कटाने में यह है कि हमारे घर के खर्च की 1 मद की कटौती हो जाती है। शौक नहीं है हड़ताल करना। दूसरी चीज ये है कि जो निजीकरण सरकार का प्रस्तावित है, उस निजीकरण का मतलब है कि ये सारे बैंक जो आप लोगों को, गरीब लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं सरकारी, या जीरो बैलेंस पे खाते खोले जा रहे हैं, वो सब खत्म हो गए। अब इस चीज के लिए हम लोग ऐसा नहीं है कि अपने लिए ही लड़ रहे हैं, पूरी जनता के लिए, पूरे देश के आवाम के लिए, सबके लिए लड़ रहे हैं। ये हड़ताल प्रदेशव्यापी है, देशव्यापी हड़ताल है, सारी यूनियन मिलकर कर रही है। जितनी भी बैंकों की 9 यूनियन है, सारी यूनियन मिलकर। इस हड़ताल के कारण दूसरे दिन भी उपभोक्ताओं के बैंक संबंधी काम नहीं हो पाए। यूएफबीयू की जिला इकाई ने नवयुग मार्केट में निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन किया। जिला संयोजक सुनील गोयल ने कहा कि बैंक कर्मी लगातार निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। इसके बाद भी सरकार एक एक कर सरकारी बैंकों का निजीकरण कर रही है, जिसका असर बैंक कर्मियों और उपभोक्ताओं दोनों पर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। भाजपा 19 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाने जा रही है। इसके लिए कड़कड़ मॉडल रामलीला मैदान में महोत्सव मनाने की तैयारी है। महोत्सव का आयोजन भाजपा नेता सच्चिदानंद राय कर रहे हैं। इसमें लोक कलाकार मनोरंजन कार्यक्रम करेंगे। ये सच्चिदानंद राय हैं, रिटायर्ड डीआईजी रेवेन्यू हैं। फिलहाल भाजपा में सुशासन एवं केंद्र राज्य शासकीय समन्वय विभाग के प्रदेश संयोजक हैं। इनका नारा है पूर्वांचल की डोर भाजपा की ओर। ये रविवार 19 दिसंबर को सुशासन दिवस के उपलक्ष्य में 5 साल बेमिसाल प्रदर्शनी और सांस्कृतिक महोत्सव मनाने जा रहे हैं। कड़कड़ मॉडल रामलीला मैदान में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। 19 तारीख को रविवार के दिन 4 बजे शाम से 10 बजे। महोत्सव कड़कड़ मॉडल रामलीला मैदान में होगा। इसमें कई बड़े भाजपा नेता शामिल होंगे। सांस्कृतिक महोत्सव में पूर्व और पश्चिम दोनों क्षेत्रों के लोक कलाकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी ने जो सुशासन के लिए अपनी योजनाएं चलाई हैं, उन योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए एक सुशासन मेला का आयोजन किया गया और इस आयोजन में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण कलाकार अपने संगीत और गीत का कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे और वहाँ पे लोग भाजपा की सुशासन की योजनाओं के विषय में और आने वाले विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का हाथ मजबूत करने का संदेश और प्रचार प्रसार किया जाएगा। दावा है कि इस महोत्सव में साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र से तकरीबन 1 लाख लोग शामिल होंगे। जनपद के दूसरे क्षेत्रों से भी लोगों को आमंत्रित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग हर संभव तैयारी कर रहा है। अधिकारी भी समय समय पर निरीक्षण कर रहे हैं। इसी क्रम में संयुक्त अस्पताल और संतोष अस्पताल में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया।
कोरोना की तीसरी लहर की आमद दहशत फैला रही है। उधर ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या भी देश में बढ़ रही है। इन दोनों बातों को लेकर सरकार और प्रशासन बहुत सतर्क हैं। इसीलिए गाजियाबाद के संयुक्त जिला अस्पताल और संतोष अस्पताल में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से तैयारी में जुट गया है। मंडल की एडिशनल डायरेक्टर ज्योत्सना वत्स ने संयुक्त और संतोष अस्पताल में व्यवस्थाओं को परखा। हम लोग को जो मॉक ड्रिल देखने का ये आशय है वो यही है कि अगर हमारे पास जब मरीज आएगी या किसी स्थिति में संख्या बढ़ती है तो हमें उस समय हमारी सारी तैयारियां पूर्ण हो जाए। और जो हमारा इसका मुख्य उद्देश्य है कि मरीज को आते ही तुरंत उसको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट मिले। जैसा आपने देखा होगा ड्रिल में कि तुरंत अटेंड किया गया, उसका ऑक्सीजन देखी गई, टेम्परेचर देखा गया, ऑक्सीजन का फ्लो डाउन हो रहा था तो उसके हिसाब से तुरंत वहीं पर ऑक्सीजन लगाई गई, है ना। इस हिसाब से और फिर यहाँ तक लाने में टोटल 5 मिनट में काम हो गया। मेन टाइम इसका कवरेज ये है कि 5 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर हम उसे सुविधाएँ दे दें। आने के बाद भी डॉक्टर ने जिस तत्परता से अटेंड किया उसको आपने देखा होगा। सब चीज़ें लगा के ब्लड के सैंपल लिए गए और उसको जो है दवाइयाँ शुरू कर दी गई। ऑक्सीजन हाई फ्लो नेजल कैन्यूला लगाया गया क्योंकि उसका सैचुरेशन डाउन हो रहा है। तो यही सब सिचुएशन हमें इसमें देखने की। मॉक ड्रिल का आशय यही है कि हम अगर एक्चुअल में वही परिस्थिति आती है तो हम कैसे रिएक्ट करेंगे। तीसरी लहर का आगमन तो हो चुका है, डबल फिगर में आ गया है नंबर, है ना। लेकिन अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करते हैं, जो आम जनता ने अमूमन छोड़ दिया है, मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं, बाजार में खूब भीड़ दिख रही है, शादियों में खूब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, ये सब आमंत्रण कर रहे हैं। अगर हम अभी से अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखेंगे कि मास्क लगाएंगे, डिस्टेंस बना के रखेंगे, अननेसेसरी गैदरिंग्स में ना जाएं, भीड़भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, तो हम इस पर काबू पा सकते हैं। मॉक ड्रिल से पहले एक बच्चे की डमी को अस्पताल के गेट पर लाया गया, फिर उपचार शुरू किया गया। उपचार के दौरान हर पहलू की बारीकी से जांच की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद जिला मुख्यालय में पेंशन दिवस का आयोजन किया गया। इसमें जिला अधिकारी आर.के. सिंह मौजूद रहे। उन्होंने पेंशन धारकों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान के लिए निर्देश जारी किए। पेंशन धारकों की बहुत समस्याएं हैं जिनका समाधान नहीं होने से उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसीलिए प्रशासन भी समय समय पर पेंशन धारकों की समस्या सुनने के लिए शिविर का आयोजन करता है। शुक्रवार को जिला मुख्यालय के महात्मा गांधी सभागार में पेंशन दिवस का आयोजन किया गया, जहां पेंशन धारकों ने अपनी समस्याएं रखी। मुख्य कार्यालय के पेंशन विभाग के चक्कर काट रहा है, लेकिन कोई भी संतुष्ट उत्तर व समाधान नहीं हो रहा है, जिसके संबंध में प्रार्थी के द्वारा एक आवेदन पत्र दिनांक 12/12/2021 को उच्च अधिकारियों को प्रेषित किया गया, जो इस पत्र के साथ संलग्न है। अतः श्रीमान जी, आपको अवगत कराना है कि ये प्रार्थी दिनांक 31/10/21 को रिटायर हुआ है। प्रार्थी शुगर पेशेंट एवं साथ साथ हार्ट पेशेंट भी है और मेरी पत्नी भी अक्सर बीमारी से पीड़ित रहती है। पेंशन के अतिरिक्त कोई भी आय मेरे पास नहीं है, केवल पेंशन से ही गुजारा होना है। इलाज एवं दवाइयों के साथ साथ जीवन यापन के लिए भी पैसे की आवश्यकता होती है। पुरानी पेंशन बहाल की जाए, क्योंकि दुविधा हमें यह है, जब एमपी और एमएलए की पेंशन है तो जो 60 वर्ष सर्विस कर रहे हैं उनकी पेंशन क्यों नहीं, इसलिए पेंशन बहाल की जाए। कभी लाइफ टाइम एरियर जो है, पेंशनर्स की डेथ हो जाती है तो लाइफ टाइम एरियर्स रह जाते हैं उसके, तो उसको पेमेंट की उसको दिक्कत होती है बाद में नॉमिनेशन वगैरह की। तो एक ये नॉमिनेशन फॉर्म जो है उसका अवेलेबल करा दिया जाए। ये ट्रेजरी से अगर ये सर्कुलेट हो जाए पेंशनर्स को किसी फॉर्म में, समाचार पत्र के माध्यम से या किसी और माध्यम से, कि भी अपने आप लाइफ टाइम एरियर के लिए अपना पेंशनर्स जो है या फैमिली पेंशनर जो है वो नॉमिनेशन का फॉर्म जो है ट्रेजरी में सबमिट कर दें, जिससे बाद में कोई दिक्कत ना हो। इस समझ है ये पिछली बार भी रखा गया था कि कुछ थोड़ा सा नहीं हो पाया, तो इसको थोड़ा सा एक फॉर्म वगैरह से या किसी से समाचार पत्र के माध्यम से, किसी और जरिए से, जो भी टेक्निकली फिजिबल हो, प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, उस माध्यम से इसको कराया जाए। गाजियाबाद के जिलाधिकारी आर.के. सिंह ने खुद सभी समस्याओं को सुना और उनके समाधान के निर्देश जारी किए। डीएम ने भरोसा दिलाया कि तत्काल इस पर काम शुरू किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। सुभाषवादी पार्टी ने भी विधानसभा चुनाव में उतरने का फैसला कर लिया है। पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी कर दी है। इसमें 81 प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। सुभाषवादी भारतीय समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए प्रत्याशियों की प्रथम सूची जारी कर दी है।
कोर कमेटी की बैठक के बाद सूची जारी की गई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने बताया कि पहली सूची में 81 प्रत्याशियों का नाम जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही पार्टी अपने अन्य प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी। हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करना चाहते हैं और कर रहे हैं। इस विषय पर वो अपने सत्ता को हथियाए हुए हैं, लेकिन हम लोग इसका विरोध करते हैं और पूर्णतः विरोध करते हैं। और इस तरह की जो सोच लेकर के बीजेपी चल रही है उसका खंडन करते हैं। और हम चाहते हैं कि सब समाज के लोग, सब जाति के लोग, सभी धर्म के लोग एक साथ मिलकर के एक राजनीतिक परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन की जो सोच लेकर के चले हैं उसको लेकर के चले। और हमारी पार्टी जो सुभाष पार्टी है उसी सोच को आगे बढ़ाने में पूरा अपना जोर देगी और कामयाबी हासिल करेगी। हमारी भी सोच वही है कि कम से कम 20% हम महिलाओं को इस चुनाव में उतारे। और बिजनौर से हमने एक महिला मिल भी गई हैं और देवरिया डिस्ट्रिक्ट से भी एक महिला हमारे पास है जो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। वो सूची में उनका भी नाम है। और आगे प्रयास जो चल रहा है, 81 की सूची आज जारी हुई है, लेकिन जो अगली सूची आएगी उसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जो परसेंटेज हम लोगों ने डिक्लेयर किया है क्या करना चाहते हैं उस डिक्लेरेशन को पूरा करने में हम सक्षम हो सकते हैं। एक चीज बताइए। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक सत्येंद्र यादव ने कहा कि वर्तमान समय में देश और प्रदेश में जनता केंद्र और प्रदेश सरकार से त्रस्त है और वह इन सरकारों के चंगुल से निकलना चाहती है। किसी भी पार्टी को जो है इस पर रोक लगाने का काम करना चाहिए और अगर रोक लगाने का काम आप नहीं कर सकते तो आपको सत्ता में रहने का कोई अधिकार। किसी पार्टी से संगठन होगा क्या? नहीं, अभी कोई गठबंधन नहीं। एकला चलो की रहा है, अभी गठबंधन है भी नहीं और अभी गठबंधन करने वाला कोई है भी नहीं। पार्टी ने गाजियाबाद शहर से प्रदीप पाठक, मोदीनगर से हरेंद्र जाटव, लोनी से तीर्थराज दुबे, मुरादनगर से मनोज कुमार शर्मा और साहिबाबाद से सुजीत तिवारी को प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं धौलाना से वीरेंद्र कुमार सिरोही पार्टी के प्रत्याशी होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद में 19 दिसंबर को विराट वैश्य व्यापारी महाकुंभ आयोजित किया जाएगा। महाकुंभ कमला नेहरू नगर मैदान में होगा। गाजियाबाद में यह आयोजन 20 वर्ष बाद हो रहा है। व्यापारी नेता अजय गुप्ता ने इसकी जानकारी दी। हमें अपनी ताकत एकजुटता को दिखाते हुए इस महाकुंभ को एक पर्व के रूप में मनाना है। अधिक से अधिक संख्या में अपने परिजनों, रिश्तेदारों, यार दोस्तों के साथ पहुंचकर इस महाकुंभ में डुबकी लगाएं और महाकुंभ को एक ऐतिहासिक ऐसा महाकुंभ बना दें जो वैश्य समाज की आज 23% भागीदारी है, जिसमें वैश्य समाज सबसे पीछे रह जाता है। हमें एकजुट होकर एक मंच पर आना है। गाजियाबाद के वैश्य अगर शिरोमणियों ने जो ये अलग जलाई है, हमें इसको जलाए रखना है। और अब मैं पुनः विनती करूंगा, दिन रविवार 19/12/2021 स्थान कमला नेहरू पार्क में आप आकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और अपने एकता का परिचय दें। कांग्रेस के विधायकों की पुलिस से नोकझोंक हो गई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि चाहे लाठी चलाओ या मुकदमे लगाओ, कांग्रेसी डरने वाले नहीं हैं। आप माननीय विधायक का आप कॉलर पकड़ लोगे? अरे कतई नहीं। हाथ पकड़ लोगे? खेल दोगे? कतई नहीं। ऐसे लोग ऐसे नहीं करता है। ये अराजकता है, गुंडागर्दी है। अभी उसको बुलाऊंगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।